प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सन 1842 में किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के भौतिकविद AC व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। जो एक चतुर्भुज की भुजाओं से जुड़े होते हैं। एक विकर्ण के बीच सेल और दूसरे विकर्ण के बीच धारामापी जोड़ देते हैं। चारों प्रतिरोधों के मान इस प्रकार व्यवस्थित किए जाते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। अब ये धारामापी क्या होता है, नया नाम सुनने को मिल रहा है। तो धारामापी, इसको इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। इसकी सहायता से हम लोग धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में हम लोग ये जो सेतु है उसको संतुलन में कहते हैं। तो सेतु की संतुलन अवस्था में किन्हीं भी दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए PQRS 4 प्रतिरोध है जो इस प्रकार जोड़े गए हैं कि मतलब ये एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। अब इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच हम लोग सेल E तथा कुंजी K1 को जोड़ दिए हैं तथा दूसरे विकर्ण BD के मध्य हम लोग धारामापी G और कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। तो सेल कुंजी K1 को जब हम लोग दबाते हैं तो इसमें क्या होती है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और धारा हमेशा कैसे प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर। इस भांति ये धारा प्रवाहित होने लगती है तथा PQ के मानों को इस प्रकार हम लोग व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। तो इस स्थिति में हम लोग सेतु को संतुलन की स्थिति में कहते हैं। और संतुलन की स्थिति में हमको क्या प्राप्त होता है, प्रतिरोध, दो प्रतिरोध का अनुपात शेष दो प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब व्हीटस्टोन सेतु के हम लोग सूत्र की स्थापना करेंगे। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि सेल कुंजी K1 और धारामापी कुंजी, अब ये धारामापी में लगी है तो इसको धारामापी कुंजी बोल रहे हैं और ये सेल में लगी है तो इसको सेल कुंजी बोल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि सेल कुंजी K1 और धारामापी कुंजी K2 को दबाने पर प्रतिरोध PQRS में क्या होती है, धारा I1, I2, I3, I4 प्रवाहित होने लगती है। जैसे P में प्रतिरोध P में I1 धारा प्रवाहित होती है, Q में I2 धारा, और ये जो हमारा देखिए इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगी वो भी आप लोग को याद होना चाहिए। हम जानते हैं कि प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, तो प्लस से धारा निकल कर कहाँ पर आएगी, A में आएगी। अब A में क्या हुआ है, A एक संधि है, यहाँ पर ये दो भागों में विभाजित हो गया है। तो P में जो धारा इस ओर जाएगी उसको I1 मान लिए हैं। उसी प्रकार A से धारा निकल कर इस ओर आएगी, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, I3। अब I1 धारा B पर पहुंचने के बाद इस रेखा में जाएगी और इस रेखा में आएगी। तो जो धारामापी में प्रवाहित होगी उसका एरो का निशान नीचे की ओर होगा और धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा को मान लेंगे IG। और B से C जो प्रतिरोध Q है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को मान लेंगे I2। अब धारा कहाँ पर आ गई, C पर आ गई। अब C पर आ गई, उसी प्रकार से A से भी धारा I3 निकल कर कहाँ पर आ गई, D पर आ गई। अब ये D से C में जाएगी तो यहाँ पर के धारा को हम लोग क्या मान लेते हैं, I4। तो इस प्रकार से धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी और जो C की धारा है वो इस ओर नीचे की ओर आएगी। ठीक, तो मान लेते हैं धारामापी में बहने वाली धारा
IG है और शेष प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1, I2, I3, I4 है। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक, और इसका बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो बिंदु B पर हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। तो I1 धारा B पर आ रही है, तो I1 क्या होगा, प्लस। अब देखिए IG धारा क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है, नीचे की ओर एरो का निशान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस IG। उसी प्रकार से और कौन सी धारा, I2, ये भी दूर जा रही है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, माइनस I2। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू, ये दोनों माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या लिखेंगे इसको, IG प्लस I2। लेकिन संतुलन की स्थिति में धारामापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो धारामापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो उस स्थिति में जो धारामापी में प्रवाहित धारा है IG, उसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग IG के जगह 0 रखेंगे, तो हमको I1 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, I2। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु D पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो प्रथम नियम लगाएंगे बिंदु D पर, तो यहाँ पर कौन सी धारा आ रही है, I3। तो I3 क्या होगी, प्लस में। अब यहाँ पर देखिए जो IG धारा है उसका भी एरो का निशान इसी ओर है, तो प्लस क्या लिखेंगे, IG। और जो I4 है उसका एरो का निशान जारी है, इस प्रकार है, तो क्या हो जाएगा, माइनस I4। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पर से हम लोग, और संतुलन की स्थिति में IG का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर से क्या मान निकलेगा, I3, और ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, I4। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बंद परिपथ है ABDA बंद परिपथ में हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लूप के लिए लागू होता है, ये एक लूप का कार्य कर रहा है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर बहने वाली धारा क्या है, I1, और प्रतिरोध क्या है, P। A से B की ओर एरो का निशान है, अब B से D की ओर एरो का निशान है, तो यहाँ पर जो बहने वाली धारा है वो क्या हो जाएगी, प्लस IG, और प्रतिरोध यहाँ पर का क्या है, G। उसके बाद D से A, तो देखिए एरो का निशान विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। प्रतिरोध R है और धारा I3 है, और विद्युत वाहक बल यहाँ पे एक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0। ठीक। अब संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये पूरा मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो उस स्थिति में हमको I1P इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, I3R। इतना प्राप्त होगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। अब उसके बाद आगे, अब हम लोग जो हमारा बंद परिपथ BCDB है, बंद परिपथ BCDB में हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए B से C की ओर प्रतिरोध और धारा क्या क्या है, प्रतिरोध Q और धारा I2 प्लस में आएगा, क्योंकि B से C की ओर है एरो का निशान। उसके बाद C से D में देखिए विपरीत दिशा में है एरो का निशान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। धारा I4 और प्रतिरोध क्या है, S। अब D से B, तो D से B में भी विपरीत दिशा में एरो का निशान है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस IG, और इसमें भी विद्युत वाहक बल कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। और संतुलन की स्थिति में IG मतलब धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, I2Q इक्वल टू I4S, इक्वेशन नंबर 4।
अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण नंबर 3 है उसमें समीकरण नंबर 4 का भाग करेंगे। तो समीकरण नंबर 3 में 4 का भाग करेंगे तो समीकरण नंबर 3 ये है हमारा। तो I1P अपॉन I2Q इक्वल क्या प्राप्त होगा, I3R अपॉन I4S। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को, I1 इक्वल टू I2 है और I3 इक्वल टू I4 है। तो ये वाला जो हमारा समीकरण है, अगर मैं इसमें I1 के जगह I2 रखूँगी तो I2 कट जाएगा, इसमें I3 के जगह I4 रखूँगी तो I4 कट जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। और ये क्या है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, मतलब व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र की व्युत्पत्ति। तो इस प्रकार से यदि P और Q का अनुपात R का मान ज्ञात हो तो हम लोग समीकरण नंबर 5 की सहायता से क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध S का मान भी ज्ञात कर सकते हैं।